नमस्कार दोस्तों। आज हम भारत के भूगोल का एक बहुत ही जरूरी टॉपिक भारत की नदियां इसको एकदम गहराई से समझने वाले हैं। देखिए, नदियां जो है वो भारत की जीवन रेखा हैं, हमारी लाइफलाइंस। ये सिर्फ पानी का सोर्स नहीं है, बल्कि हमारी खेती, हमारी इकोनॉमी, हमारी संस्कृति, सबका आधार यही है। और एग्जाम्स की बात करें तो चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो, स्टेट पीएससी हो या फिर यूपीएससी, इस टॉपिक से सवाल तो पक्का ही आता है। तो चलिए इस बेहद जरूरी चैप्टर को एकदम आराम से स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो आज की क्लास में हम क्या क्या कवर करेंगे उसका एक रोड मैप देख लेते हैं। सबसे पहले नदियों का एक इंट्रोडक्शन लेंगे, फिर समझेंगे कि इन्हें कितने टाइप्स में बांटा गया है। उसके बाद एक एक करके हिमालय से निकलने वाली नदियां और प्रायद्वीपीय भारत की नदियों को डिटेल में पढ़ेंगे। और आखिर में एग्जाम के लिए जो सबसे जरूरी फैक्ट्स हैं उनका एक क्विक रिवीजन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं, भारत में नदियों को सिर्फ एक पानी की धारा नहीं बल्कि माँ का दर्जा दिया गया है। आप सोचिए, हजारों साल पहले, चाहे वो सिंधु घाटी सभ्यता हो या गंगा के किनारे बसे हुए शहर, हमारी महान सभ्यताएं इन्हीं नदियों के किनारे तो पली बढ़ी। आज भी खेती के लिए पानी चाहिए तो नदियों से आता है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज को पानी चाहिए तो वो भी नदियों पर निर्भर हैं। यहाँ तक कि बिजली बनाने के लिए भी हम नदियों पर ही निर्भर हैं। इसीलिए अगर भारत के भूगोल को समझना है तो नदियों को समझना सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है। ठीक है, तो अब सीधे टॉपिक पर आते हैं। भारत में तो सैकड़ों नदियां हैं, तो सवाल उठता है कि इन्हें हम पढ़ें कैसे। तो देखिए, इन्हें समझने के लिए हम इनके उद्गम यानी कि ओरिजिन के आधार पर दो मेन ग्रुप्स में बांटते हैं। पहला ग्रुप है हिमालयी नदियां, यानी वो जो हिमालय से निकलती हैं, और दूसरा ग्रुप है प्रायद्वीपीय नदियां जो पेनिनसुलर इंडिया से निकलती हैं। और ये क्लासिफिकेशन एग्जाम के लिए बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि इन दोनों तरह की नदियों के कैरेक्टर में जमीन आसमान का फर्क है। अब ये जो स्लाइड है ये इस पूरे चैप्टर का सार है, इसको ध्यान से समझिए। एक तरफ है हमारी हिमालयी नदियां। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये हिमालय के बड़े बड़े ग्लेशियर से निकलती हैं। अब क्योंकि इन्हें पानी दो सोर्स से मिलता है, एक तो गर्मियों में ग्लेशियर पिघलने से और दूसरा मानसून की बारिश से, इसलिए इनमें साल भर पानी रहता है। इसीलिए हम इन्हें बारहमासी या पेरिनियल कहते हैं। वहीं दूसरी ओर है प्रायद्वीपीय नदियां। ये पूरी तरह से मानसून की बारिश पर निर्भर हैं। इसीलिए गर्मियों में या तो इनका पानी बहुत कम हो जाता है या ये सूख भी जाती हैं। इसीलिए इन्हें मौसमी या सीजनल कहते हैं। एक और बड़ा अंतर है, हिमालयी नदियां पहाड़ों को काटकर गहरी घाटियां बनाती हैं, जबकि प्रायद्वीपीय नदियां कठोर पठार पर बहती हैं, इसलिए उनकी घाटियां ज्यादा गहरी नहीं होती। चलिए, तो अब पहली कैटेगरी यानी हिमालयी नदियों को थोड़ा और डिटेल में देखते हैं। हिमालय से निकलने वाली नदियों को हम मुख्य तौर पर तीन बड़े बड़े रिवर सिस्टम्स में बांट सकते हैं। ये हैं सिंधु नदी प्रणाली यानी इंडस रिवर सिस्टम, फिर है गंगा नदी प्रणाली और तीसरी है ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली। हम इन तीनों को एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं सिंधु नदी प्रणाली की। सिंधु नदी, जिसे इंडस रिवर भी कहते हैं, ये तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से निकलती है। इसका ऐतिहासिक महत्व बहुत ही ज्यादा है। क्यों? क्योंकि दुनिया की सबसे पुरानी और सबसे विकसित सभ्यताओं में से एक सिंधु घाटी सभ्यता या इंडस वैली सिविलाइजेशन इसी नदी के किनारे बसी थी। अगर सिंधु नदी की कुल लंबाई की बात करें तो ये लगभग 2900 किलोमीटर है। ये दुनिया की सबसे लंबी नदियों में से एक है। लेकिन एक बात जो यहाँ याद रखनी है वो ये है कि इसका ज्यादातर हिस्सा भारत से होते हुए पाकिस्तान में बहता है और फिर अरब सागर में जाकर मिल जाता है। एग्जाम में अक्सर सिंधु की सहायक नदियों यानी ट्रिब्यूटरीज के बारे में पूछा जाता है। इसकी 5 मुख्य सहायक नदियां हैं: झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलुज। और इन्हीं 5 नदियों की वजह से उस इलाके को पंजाब यानी 5 आब या 5 नदियों की धरती कहा जाता है। अब इनको क्रम में याद रखने की एक छोटी सी ट्रिक बताता हूँ। एक लाइन याद रखिए, झेलम चला रावी के बीच सतलुज से मिलने। इस लाइन के पहले अक्षर से आपको झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज का क्रम आसानी से याद रहेगा। अब आते हैं भारत की सबसे पवित्र और सबसे जरूरी नदी गंगा नदी प्रणाली पर। गंगा नदी का उद्गम उत्तराखंड में गंगोत्री ग्लेशियर के पास गोमुख नाम की जगह से होता है। पर एक मजेदार बात यह है कि जहां से ये निकलती है वहां इसे गंगा नहीं बल्कि भागीरथी कहते हैं।
आगे चलकर जब देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा नदियां मिल जाती हैं, तब जाकर उस मिली हुई धारा को गंगा कहा जाता है। गंगा नदी की भारत में कुल लंबाई लगभग 2525 किलोमीटर है और ये फैक्ट इसे पूरी तरह से बहने वाली सबसे लंबी नदी बनाता है। ये एक बहुत ही जरूरी एग्जाम पॉइंट है, इसे नोट कर लीजिए। यमुना, घाघरा, गंडक, कोसी, सोन ये सब इसकी कुछ मुख्य सहायक नदियां हैं। ये सब मिलकर भारत का सबसे उपजाऊ मैदान बनाती हैं। अब ये एक ऐसा फैक्ट है जिसे आप स्टार मार्क कर लीजिए। ये एग्जाम्स में बार बार पूछा जाता है। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरने से ठीक पहले मिलकर दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती हैं। इसे सुंदरबन डेल्टा के नाम से भी जाना जाता है। इस फैक्ट को बिल्कुल मत भूलिएगा। हमारी तीसरी हिमालयी नदी प्रणाली है ब्रह्मपुत्र। मजे की बात यह है कि इसका उद्गम भी तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से ही होता है, लेकिन वहां इसका नाम ब्रह्मपुत्र नहीं है, वहां इसे सांगपो कहते हैं, जिसका मतलब होता है पवित्र करने वाला। ये नदी हिमालय के साथ साथ पूरब की ओर बहती है और फिर अरुणाचल प्रदेश से एक बहुत ही गहरे गॉर्ज से भारत में एंट्री लेती है, जहां इसे दिहांग कहा जाता है। और जब ये असम में आती है तब इसका नाम ब्रह्मपुत्र पड़ता है। ब्रह्मपुत्र की एक खासियत है जो एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है, वो ये कि ये एक बाढ़ लाने वाली नदी है। जब ये असम की घाटी में पहुंचती है तो बहुत चौड़ी हो जाती है और मानसून में भारी बारिश के कारण इसमें अक्सर भयानक बाढ़ आती है। इसीलिए ब्रह्मपुत्र को असम का शोक भी कहा जाता है। तो हिमालयी नदियों की कहानी समझने के बाद अब हम चलते हैं अपने दूसरे हिस्से की ओर, यानी प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। इन नदियों को हम आगे उनकी बहने की दिशा के आधार पर दो ग्रुप्स में बांटते हैं। एक वो जो पूरब की ओर बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं और दूसरी वो जो पश्चिम की ओर बहकर अरब सागर में गिरती हैं। पहले बात करते हैं पूरब की ओर बहने वाली नदियों की। इनमें जो मुख्य नदियां हैं वो हैं महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। इन सभी नदियों में कॉमन बात है, वो ये कि ये बंगाल की खाड़ी में मिलने से ठीक पहले अपने मुहाने पर बहुत बड़े और उपजाऊ डेल्टा बनाती हैं। ये डेल्टा इतने उपजाऊ होते हैं कि इन्हें दक्षिण भारत का अन्न भंडार भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ चावल की खेती जबरदस्त होती है। इन सब में गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है और अपने बड़े आकार और धार्मिक महत्व की वजह से इसे अक्सर दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। इसे वृद्ध गंगा के नाम से भी जानते हैं। ये एक बहुत ही कॉमन एग्जाम क्वेश्चन है, तो इस नाम को जरूर याद रखिएगा। अब देखते हैं उन नदियों को जो पश्चिम की ओर बहती हैं। इनमें दो नाम सबसे जरूरी हैं, नर्मदा और तापी। इनके अलावा साबरमती और माही भी हैं। अब इन नदियों की सबसे बड़ी और एग्जाम के लिए सबसे जरूरी खासियत ये है कि ये डेल्टा नहीं बनाती। तो सवाल ये है कि ये डेल्टा क्यों नहीं बनाती? चलिए इसका जवाब अगली स्लाइड में जानते हैं। तो सवाल था कि ये नदियां डेल्टा क्यों नहीं बनाती। इसका कारण छिपा है इनके रास्ते में। नर्मदा और तापी ये दोनों नदियां कठोर चट्टानों वाली भ्रंश घाटियों यानी रिफ्ट वैलीज से होकर बहती हैं। इन घाटियों का ढलान काफी तेज होता है, जिसकी वजह से नदी का बहाव बहुत तेज हो जाता है और इस तेज बहाव के कारण नदी अपने साथ जो भी मिट्टी पत्थर लाती है उसे किनारे पर जमा नहीं कर पाती, बल्कि सीधा समुद्र में ले जाती है। इसी वजह से डेल्टा की जगह एक ज्वार नदमुख या एस्चुरी बनता है। ये टेबल एक तरह से आपकी चीट शीट है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एग्जाम में सीधा सवाल आता है कि इनमें से कौन सी नदी डेल्टा बनाती है या कौन सी नदी एस्चुअरी बनाती है। ये टेबल आपको सही जवाब चुनने में हमेशा मदद करेगी। चलिए, अब तक हमने जो कुछ भी सीखा है उसे कुछ सवालों के जरिए टेस्ट करते हैं। ये एक रैपिड फायर राउंड जैसा है, तो तैयार हो जाइए। इससे पता चलेगा कि कितना याद रहा। सोचिए जरा। बिल्कुल सही, इसका जवाब है गंगा। जैसा कि हमने पढ़ा, इसकी लंबाई लगभग 2525 किलोमीटर है, जो पूरी तरह से भारत के अंदर है। और इसका जवाब है नर्मदा और तापी। याद है ना, ये दोनों पश्चिम की ओर बहती हैं और डेल्टा नहीं बल्कि एस्चुअरी बनाती हैं। एग्जाम्स में नदी घाटी परियोजनाओं पर मैच द कॉलम वाले सवाल बहुत आते हैं। इनको याद रखना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, तो चलिए कुछ मजेदार ट्रिक्स देखते हैं। पहला, भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट सतलुज नदी पर है। बस सोचिए कि लोग सतलुज के किनारे भांगड़ा कर रहे हैं, भाखड़ा से भांगड़ा। दूसरा, हीराकुंड डैम महानदी पर है। इसे याद रखिए कि हीरा हमेशा महान होता है। हीरा से हीराकुंड, महान से महानदी।
और तीसरा सरदार सरोवर डैम नर्मदा नदी पर है। इसे ऐसे याद रखिए कि सरदार पटेल का दिल देश के लिए बहुत नरम था। सरदार से सरदार सरोवर, नरम से नर्मदा। तो चलिए, अब समय आ गया है कि हम आज के पूरे चैप्टर का एक क्विक रिवीजन कर लें, ताकि सारी जरूरी बातें हमारे दिमाग में अच्छे से बैठ जाएं। तो आज हमने क्या क्या सीखा? सबसे पहले नदियां दो तरह की हैं, हिमालयी जो साल भर बहती हैं और प्रायद्वीपीय जो बारिश पर निर्भर हैं। फिर हमने 3 बड़ी हिमालयी प्रणालियां देखी, सिंधु, गंगा जो भारत की सबसे लंबी नदी है, और ब्रह्मपुत्र। इसके बाद हमने जाना कि पूरब की ओर बहने वाली नदियां जैसे गोदावरी डेल्टा बनाती हैं, जबकि पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां जैसे नर्मदा और तापी ज्वारनद मुख यानी एस्चुअरी बनाती हैं। यही सबसे जरूरी पॉइंट्स हैं। तो देखिए, भारत की नदियां सिर्फ भूगोल का एक चैप्टर नहीं है, ये हमारे देश के विकास की बुनियाद हैं। आज हमने इन नदियों के बारे में जाना। हमारे अगले सेशन में हम इन्हीं नदियों पर बने बड़े बड़े डैम्स, नहरें और बिजली बनाने वाले प्रोजेक्ट्स पर डिटेल में बात करेंगे। जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बार तक पढ़ते रहिए और सीखते रहिए।